जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक नौजवान और टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है, जिन्होंने अपनी कम उम्री में और स्टूडेंट लाइफ में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए, जो कि एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो भी ये सब कुछ करके दिखाए, और उन्होंने करके भी दिखाया है, जो कि हमारे लिए आज एक मिसाल है और इसी के साथ साथ हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, जो कि इस वक्त मॉडल, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर और इसी के साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। आइए मिलवाते हैं अपने ऑनरेबल गेस्ट उसामा जमील से। वैसे तो इनका नाम उसामा जमील है, लेकिन हमारे फैंस और बहुत से लोग उन्हें यूजे सैम के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सर, आप हमें ये बताएं कि लॉकडाउन था तो 5 माह से आप घर में बैठे, तो आपकी क्या मसरूफियात थी? आपने इन दिनों में यूनिवर्सिटी डेज को मिस किया या नहीं? सबसे पहले तो मुझे 5 महीनों में जो भी मेरा कोई फ्रेंड है या फिर रिलेटिव्स कोई भी मैसेज करता है ना कि क्या हो रहा है, तो मुझे बहुत देखना इरिटेट ये क्वेश्चन हो गया 5 महीने के अंदर अंदर। मैं उससे पूछता हूँ तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो कहता वेला। ऑब्वियसली फिर हम भी वेले हैं। कोई एक्टिविटी अगर स्टूडेंट की लाइफ में कोई जॉब शॉप, क्योंकि जॉब को आपको पता 3 महीने से सारे जो अदारे बंद थे, तो बहुत सी जॉब से लोगों को फायर किया गया, तो लोग ऑब्वियसली सारे घर पे। तो मुझे इस चीज़ से इरिटेट होती है क्या हो रहा है, लॉकडाउन कैसा गुजरा, मतलब जैसा भैया आपका गुजरा वैसे हमारा गुजरा है, पहले रह गए। लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कि घर में रह के अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला है, ठीक है। और आप कह लें घर के बहुत से काम सीखने को भी मिले हैं, जो सबको एक आप कह लें कि नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि हर बंदे को एक काम घर के आने चाहिए, और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा भी है घर में रह के। मीन्स क्या आपको इन छुट्टियों में बहुत कुछ करने को मिला, बहुत कुछ आपने सीखा? इसी तरह मैं वो बताऊं आपको, तो मैं फ्री नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है करने के लिए। तो इसमें मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे कुछ मिले, तो नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली जिम शिम बंद थे, क्लब बंद थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एक्टिविटी बाहर नहीं थी। तो फिर मैंने घर में ही कुछ सोचा, तो मैंने अपनी मदर को कहा, मैंने कहा मुझे थोड़ा बहुत, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग सीखी है घर में रह के, बर्तन वगैरह तो मैंने सीखे हैं। हाँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने घर में रह के। जी, तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे गेस्ट हैं जो उन्होंने भी इन छुट्टियों में खुद को वेस्ट नहीं किया, मतलब उन्होंने भी इन छुट्टियों से बहुत फ़ायदा उठाया। ये नहीं कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर ही नजर आते हैं, इसके अलावा उन्होंने कुकिंग भी सीख ली है, जैसा कि अभी उन्होंने आपको बताया है कि उन्होंने इन छुट्टियों में अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसको इस्तेमाल में लाए और बहुत से काम सीखे। जी, तो सर, आप हमें ये बताएं, आपकी लिविंग इंस्पिरेशन क्या है? मींस कौन सी शख्सियत ऐसी है जिसको आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? मैं आर्टिफिशियल एक्टर्स या मतलब जो स्क्रीन पे नज़र आने वाले लोग हैं, वो सब लोगों के कुछ ना कुछ आइडियल होते हैं। मेरे जो आइडियल है ना, अगर वो हमारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सबके आइडियल हैं, नो डाउट। लेकिन अगर कहें कि मैं जिनसे कुछ सीख रहा हूँ या बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ और सीखने की ज़रूरत है, वो है मेरे फादर, जिनको शुरू से उनकी मेजर जो चीज़ है ना, वो उनकी है टाइम की पंक्चुअलिटी, जो बहुत अच्छी है और जो मुझ में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। और दूसरा अपना जो है कि लोग मेहमान नवाजी करना, वो हमारे ख़ानदान में है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि मुझे उनसे और भी बहुत कुछ सीखना है, और मुझे मेजर चीज़ें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जी सर, तो आप हमें ये बताएं, आपके जो बाल है माशाल्लाह बहुत ठीक है, तो इनका राज क्या है? आई न्यू इट, मुझे पता था कि कभी ना कहीं ये पॉइंट जरूर आएगा बालों के बारे में। तो खैर, अब आपने पूछ ही लिया है, तो इसका राज कोई नहीं होता। मुझे जो बंदा ये कहता है ना कि यार मेरे नेचुरली मेरे बाल स्ट्रेट हैं, तो यार मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहा है। 100% गारंटीड है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यार लड़कियों के वुमेन हार्मोन्स और मेंस हार्मोन्स में बहुत डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली मैन और वुमेन में फ़र्क है, तो उनके बाल जो है ना, उनमें भी 70% स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, तो उनके भी बीच में वेव आती है, थोड़े कर्ली होते हैं।
तो मैं नहीं समझता कि जो मैन है ना 100 में से कोई 2% या 1% लोग होंगे जिनके नेचुरली स्ट्रेट होंगे, अदरवाइज किसी के कोई स्ट्रेट बाल नहीं होते। वो कैरेटिन करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, रिलैक्सिंग करवाते हैं, वो आके शो ऑफ करवाते हैं कि मेरे ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं होते। तो बालों की सबसे पहली तो केयर है कि यार इसको डस्ट से बचाया जाए, ठीक है। और क्योंकि बालों के अंदर एक होती है ओरिजिनल कैरेटिन, जो नेचुरली कैरेटिन होती है। हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं हर मंथ बाद या हर वीक के बाद चेंज करते हैं, बाल रोज़ ही चेंज कर रहे होते हैं। तो हर शैम्पू की अपनी क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से वो आपके बालों की कैरेटिन ख़त्म करता है, ड्राई करता है, उसमें वेव पैदा करता है। तो मेरी नज़र में मेरी एडवाइस यही है कि अपना एक अच्छा शैम्पू रखें, जिसने बाल लंबे सिल्की रखने हैं, प्रोटीन शैम्पू यूज़ करें, ठीक है। वो प्रोटीन हेयर मास्क यूज़ करें और इसको डस्ट से बचाएं। और इसका कोई नहीं है, मतलब कोई राज, कोई खास राज नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, अगर मेरी बालों के पीछे अगर किसी की स्ट्रगल है तो वो मेरी मदर की है, वो बड़े उनको शौक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे घर वालों को शौक ना होता तो अब तक ये बाल ना होते। तो अब तक बाल हैं तो मतलब यही कि उन्हें अच्छे लगते हैं। तो वो मदर मेरी हैं कि काफ़ी देसी टोटके आजमाती रहती है मेरे बालों पे, तो जिसकी वजह से अभी तक सलामत है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बालों के पीछे इनकी मदर का हाथ है, तो आप हमें ये बताएं, बहुत से लोग आपके बालों को देखकर मतलब खुश भी होते होंगे, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा कि मतलब किस तरह की, कभी गुस्सा आया इस बात पे आपको? खैर गुस्सा आता है लेकिन शो ऑफ नहीं करवाते, क्योंकि यार गुस्सा फ़ायदा नहीं है ना। मतलब जहाँ पे कहते हैं कि आपके जानने वाले भी हैं, वो आपके नफरत करने वाले भी मान होते हैं। नफरत नहीं होती इन चीज़ों से, ये चीज़ होती है जेलसी फील करना। लोग अपनी वर्डिंग से जेलसी फील करवाते हैं। इस मेरे बाल मेरे लंबे रखने से किसी को नफरत नहीं होगी मुझसे, जस्ट जेलसी होगी, ठीक है। यार इसके बाल अच्छे कैसे हैं, इसने मेंटेन कैसे किए हैं, हमारे क्यों नहीं होते। तो वो उसमें नुक्ताचीनियाँ निकालना शुरू कर देगा कि यार लड़का हो गया, इतने लंबे बाल रखे हैं, ये हो गया, फलाना हो गया। और मेरी नज़र में कुछ खास नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे रिसर्च के मुताबिक, जितने हमने रिसर्च की है, आप डॉक्टर भी हैं, जबकि आप मीडिया स्टूडेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हेल्दी फील्ड से जब आप क्यों गए, जबकि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं? तो डॉक्टर बनने का कैसे ख्याल है? सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? जैसा कि आप जानते हैं, हम मीडिया के स्टूडेंट हैं और मीडिया तो फिर बाल की खाल निकाल ही लेता है, तो ये आपके बारे में रिसर्च करना कौन? सीरियसली ये सिर्फ मेरी मदर फादर को और मुझे पता है, और मेरी फैमिली में ये बात किसी को भी नहीं पता। क्योंकि मेरी फैमिली में ना सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और जो कज़न वाली जनरेशन में है ना वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मैं अकेला बीच में एक पीस होता है ना, पूरी फैमिली में से एक आधा निकलता होता है, तो वो पीस मैं था कि मैं CS में गया, मैंने 2 सेमेस्टर किए। तो वो कहते हैं कि नहीं मेरा दिल लगा नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ साथ एडवेंचर चाहिए था, फिर ना हैंग आउट है वो, फिर साथ साथ पढ़ाई। तो मेरे कज़न ही हैं एक, तो उन्होंने बीच में कहा कि यार तुम अच्छा खासा लुक भी तुम्हें ठीक है, तुम मैथ्स क्यों नहीं करते। तो मैंने जब मैथ्स को हम ज्वाइन करने का सोचा, तो बहुत से मेरी फैमिली में जो आप बड़े हैं उन्होंने क्रिटिसाइज भी मुझे किया कि नहीं यार पूरी फैमिली डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तुम किस कंजर वाली फील्ड में जा रहे हो। क्योंकि मैथ्स को उनको ये टाइटल दिया गया है कंजर वाली फील्ड, ठीक है ना। तो मैंने कहा अब नहीं जी, मैंने जाना ही जाना। तो बहुत सी ऐसी भीड़ में हमारा चला था कि फैमिली में बहुत सी की वजह से, तो फादर ने मुझे कहा, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बेटा तुम अपना ये फील्ड भी कंटिन्यू रखो, साथ साथ फैमिली को मेंटेन करने के लिए ना ये भी कर लो। तो बस मैंने अपने आप अपनी जिद मनवानी थी, और घर वालों की आपको पता है फिर उनकी भी माननी पड़ती है, तो मैंने साथ साथ ये भी कंटिन्यू कर लिया। इंशाल्लाह कोरोना की वजह से मेरा लास्ट ईयर के पेपर थे जो अब डिले हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये एज सून एज पॉसिबल लास्ट ईयर के पेपर आएंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मिलेगी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो होस्ट हैं वो मीडिया स्टूडेंट के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। आप इनके पास देखें, टैलेंटेड की कमी नहीं है, जो भी टैलेंट चाहे आप इनके अंदर से पा सकते हैं। हमने सुना है कि आपने 2 टेलीफिल्म भी की हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि वो आपने कहाँ और किस जगह शूट की और उनका नेम क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक शॉर्ट फिल्म है जो जिसमें सर हसीब साहब भी हैं, जो हमारे बहुत मोहतरम हमारे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं हमारे। तो उसमें सबा कमर भी हैं, मनजोगी उसका नाम है, ठीक है। वो हमारी कुछ जो मेरे शॉर्ट्स थे वो यूनिवर्सिटी में कुछ शूट हुए, कुछ यूनिवर्सिटी के बाहर एक गांव है वहाँ पे शूट हुए। तो बाकी की लोकेशन मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे खुद के सीन जहाँ पे थे वो मुझे पता है। दूसरी फिल्म है, अभी उसका जो है ना फिल्म नेम आउट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अभी कुछ शूटिंग इसकी भी बाकी है, तो इसी वजह से नाम अभी आउट नहीं किया। तो
ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद उसका नेम उसका डिसाइड होगा, देन वो। आप हमें ये बताएं कि आप शोबिज़ की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पर सर्वाइवल करना आसान है या मुश्किल? मतलब जो हमारे नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? इस फील्ड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ इंतहा की 99.9% नेपोटिज्म है। मतलब मेरे फादर अगर शोबिज़ में है तो ऑब्वियसली और डेफिनेटली कि उनका बेटा आगे शोबिज़ में जाएगा ही जाएगा और वो सक्सेस होगा। ये नहीं है कि यार वो फ्लॉप हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री जो सी मर्जी, आप हॉलीवुड की छोड़ के आप ये इंडस्ट्री उठाएं, ठीक है, आप इसका कोई भी एक्टर एक्ट्रेस ले लें, उसका बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रही होगी कि वो आपका उसका फैमिली मेम्बर कोई ना कोई शोबिज़ से रिलेट कर रहा होगा। तो पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ है कि यहाँ पे लोग जो है ना एक सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर कामयाबी की और वो समझते हैं कि यार हम बहुत पीक लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैंने सॉरी टू से कि मेरा यहाँ पे बहुत से लोगों से ताल्लुक़ जो है ना वो पाला पड़ा है। मुझे तकरीबन कह लो कि सेल्फिश लोग मिले हैं, ठीक है, अगले बंदे का हक खाने वाले। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुझे कह के पेड बुलाया जाता था और मेरे आगे से पैसे नहीं, मतलब मेरा काम हो गया, मुझे कहते हैं मैं आपको पेज पैसा करा देंगे, खाना करवा देंगे, मतलब वो पैसे गए। मुझे पैसे की लालच नहीं थी कि मैंने उन कोऑर्डिनेटर्स को दोबारा मिलकर कहा यार देख मेरी बात, तो आगे वाले प्रोजेक्ट्स भी जो है ना पैसे ना दे बेशक, लेकिन एटलीस्ट काम दे दो। तो काम मैंने लेने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पे कोई ऐसा नहीं था कि मैं जो मुझे पुश कर सकता, ठीक है, मुझे सपोर्ट कर सकता, तो मैं अकेले ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रगल इतनी है कि मैं मिलते तक कोऑर्डिनेटर्स की कीमत, हालांकि कोऑर्डिनेटर्स की मेरे हिसाब से कोई वक़्त नहीं होती, वो सिर्फ जस्ट आपको एक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी भी एक मेहनतें की हैं कि यार मुझे काम चाहिए, मुझे काम दिलवा दो। तो इसी तरह के बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी लक क्या है कि अगर आपको कोई अच्छा कोऑर्डिनेटर मिल गया, अच्छा डायरेक्टर मिल गया या अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया जो आपको गाइडलाइन अच्छी दे दे, आपको आगे सपोर्ट करे, तो वो आपकी बहुत अच्छी लक है कि वो आपको आगे लेके जा सकते। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप मतलब मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो अक्सर आप सीनियर्स में या फिर क्लासेस में जाके मोटिवेशन स्पीच भी करते हैं, तो कभी आपने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया, इसकी वजह क्या है, क्यों रिकॉर्ड नहीं करते उन्हें? अच्छा, ये भी बात कि मैंने इसी वजह से रिकॉर्ड, ये मुझे नहीं पता कि ये भी बात आपने कहाँ से निकाली है, लेकिन हाँ ये ठीक है। मैं कुछ होते हैं जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं जिनमें चंद दोबारा, उनमें मुझे ना एक एज ए मोटिवेट बुलाया जाता है कि यार आप एक छोटा सा लेसन, एक छोटी सी स्पीच दीजिएगा। तो वो मैं पेड नहीं होता, वो मैं वैसे अपने एज ए शौक की वजह से जाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरी वजह से कुछ बंदा कुछ सीख जाए, ठीक है, अब लाइफ में चाहे मुझे याद करे ना करे, लेकिन कभी ना कभी उसके ज़हन में ये तो आएगा यार फलाने बंदे ने ये बात की थी और आज मैं उसकी वजह से कामयाब हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ऑनरेबल वाली बात है कि मेरी वजह से कुछ सीख जाए। तो मैं रिकॉर्ड इसको इस वजह से नहीं करवाता कि मुझे फेम इसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कहेंगे यार, अभी भी लोग कहते हैं कि मैं किसी कोऑर्डिनेटर को या किसी बंदे को अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ ना कि यार मैं एक्टर भी हूँ, फोटोग्राफर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, वो मुझे कहता है कि एक बंदा इतना सब कुछ हो ही नहीं सकता। उसको जब मैं अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ ना टोटल, वो बंदा आगे मुझे ब्लॉक कर देता है। ये हिसाब होता है। तो कुछ ऐसा भी मेरी रूटीन, क्योंकि ये मैं शौक की वजह से करता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड करूँ या उन्हें कहूँगा रिकॉर्ड करें। तो बस जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट वॉइस लीडर भी थे, तो नेक्स्ट ऐसा क्या हुआ कि आपको वोट नहीं मिली, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब मुझे शुरू से ही ना लीडर बनने का बहुत शौक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्वालिटीज़ भी मेरे में हैं, बहुत सी हैं। तो मैं जब स्कूल में भी मॉनिटर होते हैं स्कूल में, उसके बाद मैं कॉलेज गया, वहाँ पे सीआर था कोऑर्डिनेटर, देन मैं यूनिवर्सिटी आया, वहाँ पे मैंने आते सबसे पहला ये काम किया, मैंने एसक्यूएल का फॉर्म वगैरह फिल किया और दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भी ठीक है, बहुत से बच्चों ने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, वहाँ तब मेरी सिलेक्शन हो चुकी। तो मैंने तकरीबन 1 साल रहा हूँ एसक्यूएल। तो उसके बाद दोबारा वोटिंग हुई, दोबारा वोटिंग होने के बाद मुझे 4 वोट कम मिले, कुछ ठीक है मेरी क्लास की वजह मेरी और उन ग्रुप में थोड़ी सी नई अनबन थी जिसकी वजह से थोड़े से वोट कम हुए। लेकिन इंटरव्यू कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन मुझसे पूछा गया था अगर आपकी जगह पे किसी और को एसएल बना दिया जाए तो आप उसकी बात मानेंगे। मुझसे ये सब क्वेश्चन, उस बंदे से भी यही क्वेश्चन हुआ कि यार अगर हम उसामा को की जगह आपको एसएल बनाते हैं तो आया कि वो बदतमीजी आपसे करता है या आपको नहीं बुलाता तो आप उसे मनाओगे, आप उसे बात करोगे। इंटरव्यू ये हमारा हुआ था।
और मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट ने क्या बेहतरी सोची है, या जो हमें वहाँ पे जज करने आए हुए थे टीचर, वो मुझे नहीं पता कौन थे, आउटसाइडर थे कोई। तो उन्होंने बस यही क्वेश्चन मुझसे किए उस लड़के से कि यार आप ये बंदा नाराज़ हो जाए तो आप उसको कैसे मनाओगे। तो उन्होंने फिर उसको एसक्यूएल बना दिया। तो उसके बाद भी टीचर्स मुझे ही कॉल करते थे कि यार ये बच्चों को कन्वे कर दो मैसेज, या ऑफिस आओ ये फलाना काम कर दो, ये कर दो। अटेंडेंस भी मेरे हाथ में होती थी, लेकिन पता नहीं एसक्यूएल क्यों चेंज किया, ये डिपार्टमेंट में बेहतर जानते हैं। मतलब कि आप एसक्यूएल ना होने के बावजूद भी आपने एसक्यूएल की तमाम जिम्मेदारियां पूरी की हैं। मैं कहता हूँ ना, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मैं एक लीडरशिप में जो है ना बिलीव रखता हूँ, और मुझे मेरे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगले टीचर्स हैं वो बहुत सीनियर्स हैं, उनका बहुत तजर्बा है, तो उनको कुछ नज़र आता है ना कि यार इस बंदे में कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझे काम बताते हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो। तो आप हमें ये बताएं, जो हमारी जनरेशन है वो टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? टिकटॉक अब बिल्कुल बेहयाई का एक आपका जरिया बन चुका हुआ है। अब मुझे बताएं, चंद लोगों को छोड़ के कोई एक बंदा जो वहाँ पे मॉरल लेसन दे रहा हो, एंटरटेन कर रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है वहाँ पे टिकटॉक पर। आप टिकटॉक जब ओपन कर लें, कोई ना कोई किसी को चैलेंज कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे बदमाश बन रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो बना के दूसरे को कही जा रहे हैं मैं तुझे मार देना, फलाना कर देना, ढमकाना कर देना। मतलब क्या, मतलब बंदा सोचे क्या कि वहाँ पे बदमाशियाँ चल रही हैं टिकटॉक पे, ठीक है। वहाँ पे हर किस्म का बंदा, मैं कहता हूँ गाँव वाला, ठीक है, उसके बाद आपका लेबर, जितने कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पे आए हैं, और वहाँ पे गेज भी हैं, अच्छे भले लड़के सिर्फ फेम के लिए अपने आप को वहाँ पे गे शो करवा रहे हैं। और मैं मेन चीज़, इस चीज़ को मेरी हाईलाइट जरूर कीजिएगा कि अब आप देखें, अगर आप कह रहे हैं कि यार ये बंदा बुरा है, आप उसकी वीडियो स्किप कर दें। जी सर। हमारे पाकिस्तानियों की गंदी आदत, ठीक है, हमें खोते देन के, हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी वीडियो कंप्लीट देखेंगे, उसको व्यू भी दे दिया हमने, उसके बाद उसको लाइक करेंगे, उसके बाद कमेंट खोलेंगे, उसके अंदर उसको गालियाँ निकालेंगे, निकालने के बाद मतलब उसको तो फेम मिल गई, आपने उसको गालियां दे के अपने ऊपर गुनाह लिया, ठीक है। आप तो जो उसका काम था वो तो ले रहा है, उसको गालियों से कुछ भी नहीं है, कमेंट में आप गालियां दे रहे हो, उसको क्या जा रहा है, लेकिन उसको फेम मिल रही है, चाहे वो गालियों से मिल रही है, चाहे वो जिस तरीके से मिल रही है। इसी तरह की कोई भी बुराई है ना, आप उसको फैलाने के लिए कोई भी बंदा ना फेसबुक पे चीज़ फॉरवर्ड करता है, ऊपर कसम डाल देता है जी इस पे लानत भेज के फॉरवर्ड करें। मतलब एक बंदे का क्राइटेरिया सेट है कि यार मैंने इसको वायरल करना है, और वो आप लोग तो उसको वायरल कर रहे हो। अब जिसके पास पोस्ट आई है आप उसको डिलीट कर दो, आगे फॉरवर्ड करो ही ना, वो जी आपको पसंद है इसको लानत भेज के फॉरवर्ड करें, नीचे लानत लिख के आगे शेयर कर देते हैं। वो कितने लोगों के पास आगे चली जाती है। उसका तो एक गोल सेट था ना कि भाई मैंने इसको फॉरवर्ड करना है, काम करना है, तो उसका तो काम हो गया। आपका क्या पता है, थोड़ा मेंटली अपना सोचिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, कुछ ख्याल करें। बाकी मेरी नज़र में टिकटॉक भी अब यहाँ पे बैन होनी चाहिए। जैसे भी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि आपके 2 टेलीफिल्म्स आने वाली हैं, तो आप हमें हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि उसमें उसका हमें ट्रेलर कब देखने को मिल रहा है। एक मूवी हम लोग शूट करके हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं था मुझसे 1-2 सेमेस्टर सीनियर है, भाई है मेरा दोस्त है, उसका नाम सबूर है, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी का ही है। तो हम मिलके इसकी कंप्लीट प्रोडक्शन हमने देखी थी इस फिल्म की, और हम DOP थे कंप्लीट। इसमें इस फिल्म में मेरा एक्ट भी था। इसकी ये लिटरेचर पंजाबी में बहुत कदीम ज़माने की ना, बड़ी पुरानी ज़माने की, जहाँ जब मसलियों का दौर होता था, एक समझ ली ना आपके, बड़े पुराने दौर की। तो इसकी डायलॉग इतने मुश्किल थे कि मुझे इसकी स्क्रिप्ट याद करते हुए 4-5 महीने लगे। तो इसका टीज़र भी इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेगा। अभी तो हमने ये गांव में शूट किया है, मियाँ चन्नू के आगे गांव था, चक 225 आई थिंक यही था, 20-25 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ पे हम शूट करके आए थे, वो भी खालिस गाँव था, क्योंकि हमें नज़दीक में यहाँ पे कोई खालिस गाँव नहीं मिल रहा था जहाँ पे कच्चे मकान हो और वो ट्यूबवेल वगैरह सारा कुछ, तो वो वहाँ पे हमें प्रोवाइड हुआ, तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ा। तो अभी 30% कह लेंगे कुछ रह गई है, वो लाहौर में शूट होगी, क्योंकि वो मूवी में ये टर्न है कि वो जो मसली है ना, वो थोड़ा सा हाफ लेवल के होके शहर में शिफ्ट होंगे, तो वो लाहौर में थोड़ी सी शूट होगी। तो इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद उसका टीज़र भी आप लोगों को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप अपनी ऑडियंस को टाइमली बताएं
कि उसका ट्रेलर कब रिलीज होगा। ऑब्वियसली हम उसके 3-4 टीजर निकालेंगे, उसके बाद ट्रेलर आएगा, देन इसकी रिलीजिंग डेट निकलेगी और इंशाल्लाह सिनेमा में हम इसको प्ले करेंगे। सर तो आप हमें ये बताएं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो मतलब मॉडलिंग की तरफ आना चाहती है, तो उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, 2 रास्ते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपके इंटरव्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। एक रास्ता है कि आप अपनी फिजिक ओके रखें, ओके से मुराद है कि आप मॉडलिंग फिजिक रखें अपनी, ठीक है। हमारे यहाँ भला क्या रिवाज है, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जिसकी ये हड्डियाँ निकली होती हैं, ठीक है, जिसकी ये चबाड़े नजर आ रहे होते हैं ये हड्डियाँ, हम उसको कहते हैं ये मॉडल है, ठीक है। हालांकि मॉडल वो होता है रोल मॉडल कि आप किसी को देख के उसको अट्रैक्ट हो और उसको आप फॉलो करो उसके ट्रेंड को, ये होता है मॉडल। हमारे पता नहीं यहाँ पे क्या मॉडलिंग को क्या समझा हुआ है उन्होंने। तो अगर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत सीधा और अच्छा मेहनत वाला है, तो आपको मज़ा भी आएगा काम करके, वो ये है कि आप अपनी मॉडलिंग फिजिक बनाएं, अपने जिस्म का फैट वगैरह ख़त्म करें, ठीक है। तो उसमें फिजिक अच्छी आप स्ट्रेट फिजिक रखें। उसके बाद आप अपने किसी अच्छे फोटोग्राफर से अपना पोर्टफोलियो तैयार करवाएं। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बैकग्राउंड वाइट पोर्टफोलियो, ठीक है। आप अपने पोर्टफोलियो आपकी चारों एंगल से आपकी वो पिक्चर्स होंगी, उसके बाद आपकी एक वॉक की वीडियो होगी, ठीक है, और एक आपकी छोटा सा क्लिप बनेगा जिसमें आपका इंट्रो होगा, जिसमें आपने नेम, एज, हाइट और अपना फ़ोन नंबर बताना होता है। ये छोटा सा प्रोफाइल बनती है। अब ये किसी से भी अच्छे फोटोग्राफर से बनवा के आप अपना सेव कर लें। कोई भी कहीं भी ऐड आता है मॉडलिंग के लिए, न्यू फेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, आप उसको वो अपनी चीज़ पहले भेजें, बजाय कि वो बंदा आपको कहे कि यार हमें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आपके पास प्रोफाइल नहीं है, वो कहेगा जी हमसे प्रोफाइल बनवाएं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आपको जहाँ से रीजनेबल होता है वहाँ से प्रोफाइल बना के अपने पास रखें। फट आपकी जहाँ पे कोई आपने देखा है कि न्यू फेसेस रिक्वायर्ड है, आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ पे सेंड कर दी ताकि उनको नजर आए कि हाँ भी ये बंदा रेडी है इस काम के लिए, सीरियस है, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल आती है। दूसरा रास्ता आप सारी ऑडियंस बेहतर जानती है कि इसमें मॉडलिंग में भी बहुत ज़्यादा गंद है, ठीक है। इसमें आपको कह लें कि जहाँ तक मैंने भी देखा है और मैंने सुना भी बहुत ज़्यादा कि आपको गे बनना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपके मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादातर गे हैं इसमें, आपके उसके बाद फोटोग्राफर तकरीबन कह लें गे होते हैं, और मेकअप आर्टिस्ट तो ज़्यादातर गे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको उनकी कंफर्टेबल के लिए आपको खुद को गे बनना पड़ता है, शो करवाना पड़ता है, मतलब कि हम गे हैं। तो ये काम थोड़ा सा ख़राब है। वो आप थोड़ा सा गलत वे में आप ऊपर जाते हैं, आप एकदम हाइट पर जरूर चले जाते हैं, लेकिन उसका एक मज़ा नहीं आता कि आप इस तरीके से अच्छे तरीके से जाए ना। तो आप 4 दिन स्ट्रगल करते हैं, आपकी स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग, उसके बाद आपकी जब आप पीक पे जाते हैं वो स्ट्रगलिंग, तो इनका जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको एक दिल में खुशी होती है कि नहीं यार मैं किसी मुकाम पे, तो आप शॉर्टकट दे के ऊपर जाएंगे तो उस चीज़ का मज़ा नहीं है। जैसे नाज़रीन अभी हमारे सर ने बताया कि मॉडलिंग के लिए 2 रास्ते हैं, अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को चूज करना चाहे। तो सर आप खुद एक्टर हैं और जो हमारी जनरेशन आना अगर एक्टिंग की तरफ आए तो इसके बारे में थोड़ा उन्हें गाइड करें कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि किस तरह वो एक्टिंग की फील्ड में भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं ना एक नॉर्मल, पता नहीं कितनी एक्टिंग से हट रहा है, लेकिन जब मैं सबसे पहले मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, मैं एक ना मैं वहाँ पे गया, एक इंटरव्यू था मॉडलिंग के लिए, तो मैं वहाँ पे गया मॉडलिंग का इंटर अपना देने। तो उन्होंने मेरी रैंप वॉक देखी, मुझे कॉलेज वगैरह मेरी पिक्चर्स ली। उन्होंने कहा यार आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आते। मैंने कहा मैम मुझे एक्टिंग का भी हाव नहीं है, मैं कहता हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा मॉडलिंग की हाव ना हो जाए देन मैं एक्टिंग की तरफ आऊँगा। नहीं आप पहले एक्टिंग की तरफ आओ। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है। वो वहाँ पे एजेंसी वाले थे, वो मेरे दोस्त एक टीचर भी हैं मेरे, वो वहाँ पे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इस तरह जज जो अंदर बैठी हुई है ना वो ये कह रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तो मुझसे कल मिलना। तो मैं खैर चला गया। जब उन्होंने कहा ना कुछ करके दिखाओ, अब मुझसे हो ना, अब मैं अपने आप को खुद कोसूं कि यार जब बाहर बंदा एक नॉर्मल बंदे के साथ काम इंटरेक्ट या फनी मोमेंट कर रहा होता है तो बंदा कहता है यार तू बड़ा बड़ा एक्टर है, तो वो चीज़ नहीं निकलती। मैंने बाकायदा इसकी 3 माह की क्लासेस ली हैं एक्टिंग की, ठीक है। और मुझे रियलाइज हुआ कि फर्स्ट डे की मेरी वीडियोस थी जो रिहर्सल्स की और लास्ट डे की वीडियो में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे वोकल में बेहतरी आई है,
इसमें मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होती थी। मूड्स एंड इमोशंस होते हैं आपके, आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, आपकी आई के एक्सप्रेशन होते हैं, आपके बॉडी मूवमेंट होती है, हैंड मूवमेंट होती है, मतलब बहुत कुछ इसमें बहुत कुछ सीखने का है कि 3 महीने में मैंने सारा कुछ नहीं सीखा। ठीक है, मेजर चीज़ें मैंने सीखी हैं जो आपकी चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएँ तो नेचुरल एक्ट आता है, इसके बाद मेथड एक्टर आता है, वो बहुत चीज़ें, बहुत एक्सपेंड है इसका काम। तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला और मैंने अपने आप को ग्रूम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद मैंने जब इंटरव्यू दिए देन उन्होंने मुझे सिलेक्शन मेरी हुई। तो ज़्यादा दफ़ा मैंने मुझे लाहौर यूनिवर्सिटी वुमेन वालों ने हायर किया बाकायदा। एक उनकी फाइनल प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री थी, वो कंप्लीट मैंने शूट करवाई लीड पे रह के। तो मेरा यही है न्यू जनरेशन वाले को कि यार आप सबसे पहले मैं कोई किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कोई एजेंसी, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मैंने जिस एक एजेंसी से सीखा है वो एडी फिल्म एड्स वाली वो है, उसकी एजेंसी का नाम है, मैंने वहाँ से सीखी एक्टिंग। ठीक है, मेरे सर का नाम है सर अली, जो कि बहुत सी ड्रामाज अपने एयरवे के ड्रामाज में एडी रह चुके हैं। ठीक है, काशिफ निसार साहब के एडी रह चुके हैं, तो उनका मैं स्टूडेंट था जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। तो मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उन्हें यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी अच्छी अकेडमी का इंतखाब करें, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक कैटेगरी आती है कि बहुत सी अकेडमी है जो आपको गंद की तरफ लेके जाती है, बहुत सी अकेडमीज हैं जो आपका पैसा हड़पती है कि आप 10,000 दे दो हम आपको काम दिलवा देंगे, हमें 15,000 दे दो हम आपको काम दिलवा। ये चीज़ नहीं है, उस अकेडमी का आप इंतखाब करें। बेशक छोटी है, ठीक है, वो नहीं इतनी खास बनी हुई, लेकिन आप ये चीज़ सीखो, आपको सीखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, वहाँ से अच्छा सीखो। जब आप अच्छा सीख जाओगे उससे बेहतरीन आपका प्लेटफॉर्म ये है किसी की मिलते करने के। आपके पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का आपके पास प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम का आपके पास। अब अपनी वीडियोस बनाएं, अब ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसका जो फेमस डायलॉग होता है कोई, उसको पिक करें, उसकी कॉपी करें, अपनी वीडियोस बनाएं, देन आप उसको वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें। तो आपकी वहाँ पे जब कोई लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे ना, आपकी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑफर्स भी आना शुरू हो जाएगी। एक इसके लिए पीक लेवल नहीं चाहिए होता। अगर आप आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी, अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जी यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे सब्सक्राइबर्स, तो देन मैं पीक लेवल पे जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे मेरे 10,000 फॉलोअर होंगे, ये नहीं है। आपके पास 500 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स, डजंट मैटर। आप उसको जो है अपना, जब आपको पता है कि हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें काम आता है, तो आप बेतहा फेसबुक पे सर्च करें, आपको पेजेस आ जाएंगे टैलेंट एजेंसियों के, आप उनको लाइक करें। जब उनमें पोस्टर्स आते हैं कि हमें न्यू फेसेस रिक्वायर्ड है एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, तो आप उनमें अप्लाई करें। जब आप अपना डाटा उनके पास रखेंगे ना कि सर ये मेरी इतनी जर्नी है, इतने महीनों में मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, अब आप बताएं कि मैं आपके सामने क्या रिप्रेजेंट करूँ, तो ये आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाए। सर, तो जैसे कि अभी हमने बात की है, आप 2 शो, इसी के साथ साथ एक फोटोग्राफर, तो आप हमें बताएंगे शौक आप में कैसे पैदा हुआ और इन द फ्यूचर आपको सर क्या बेनिफिट है, इसके बारे में आप सर शेयर करेंगे। मैं ना मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था। मैं पहले तकरीबन 9-10 से कह लें कि स्टार्टिंग में शौक हुआ, तो मैंने मोबाइल से पिक्चर्स लेना शुरू की अपनी नेचर की मुझे पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती थी। मैंने पौधों की पिक्चर्स लेनी है मुख्तलिफ एंगल से, उनको एडिट करना, कभी किसी को डार्क कर देना, किसी को लाइट कर देना। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, मेरा एक दोस्त था, उसके बाद DSLR था, तो वो तब मेरे हिसाब से कोई 3-4 साल पहले ना रेयर DSLR होते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू उन्हीं के पास ही जिनका प्रोडक्शन चला रहे थे, जो ऑलरेडी फोटोग्राफर थे उनके पास, तो स्टूडेंट्स के पास नहीं होते थे। तो उसके बाद DSLR था, मैंने वहाँ से उसको जब मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो एक कहते हैं ना हाथ में एक आपके होती है थोड़ी सी, अल्लाह ताला का गॉड गिफ्टेड होता है। वो मैंने कुछ ऐसे क्लिक्स लेने कि जो जिसको भी दिखाता ना वो कहता है यार क्या बात है, उसके मुँह से ही निकलता यार बहुत आर्ट, क्या बात। तो मैंने ये बात अपनी आजमाई भी है कि मैं बैठे शादी पे था, मेरे कज़न की शादी, मैंने उनके कैमरे से, फोटोग्राफर के कैमरे से अपनी फैमिली की पिक्चर्स ली। उसी सेम मैंने उसको दिखाया कि यार ये पिक्चर है, इसी तरह की मेरी पिक्चर लेनी है, उससे वो पिक्चर नहीं ली गई। तो उसने कहा कि भाई ये अपने अपने हाथ का हिसाब होता है कि आपने जो पिक्चर ले ली है ना वो ऑब्वियसली कोई नहीं ले सकता। तो मुझे वहाँ से ठीक है, मुझे एक शौक पैदा होना शुरू हुआ स्टार्टिंग। फिर मैंने जब CS में चला गया, तो वो एक ख़त्म होता है ना आपका प्लेटफॉर्म, एक चीज़ को माइंड सेट ख़त्म होता है कि अच्छा यार नहीं। तो उसके बाद जब मैं मैस्को में आया, तो आते साथ ही पहली कंडीशन यही थी, मैंने कैमरा लेना है। मैंने बिगनर्स कैमरा लिया, जो स्टूडेंट कैम्प होते हैं DSLR, मैंने वो लिया।
मैंने अपना इतना पैशन अपने यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स को जाहिर करवाया, जो सर मुजीब साहब हैं उन्हें, तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। उन्होंने जितने सेमिनार होने, इवेंट होने, यूनिवर्सिटी के होने, उन्होंने मुझे जी कर लिया कि आपने जो है ना पूरी यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफी करनी है। तो वो जो मेरे पास 1 साल था ना, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। जो बिगिनिंग का वो मेरा 8 से 1 साल महीने का जो था ना पिगमेंट टेन्योर, वो ये था कि मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले मैं ये था कि सिर्फ एक सिंगल सोलो पिक्चर लेता था, मुझे उसके बाद क्राउड्स भी जब आना शुरू हुआ, उसके बाद चलते अब जब वॉक पे हैं आप, किसी की फटाफट आपने कैसे सेटिंग चेंज करनी है और उसके मैनुअल का पिक्चर देनी है, ये बहुत कुछ लर्निंग को मिला मुझे, बहुत कुछ सीखा मैंने उस मामले में। उसके बाद अब आके मेरा कह लें कि तकरीबन 6-8 माह हो गए हैं, मैंने अपनी प्रोफेशनली काम शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले भी करता था, लेकिन अब मैं अपने आप को इसलिए ज़ाहिर कम टाइम में करवा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ। तो अब मैं प्रोफेशनली वेडिंग शूट्स भी करता हूँ, ब्रांड शूट्स भी करता हूँ, पोर्टफोलियो भी बनाता हूँ, मतलब जो भी ईच एंड एवरीथिंग। वीडियोग्राफी मैं नहीं करता अभी फ़िलहाल, वो उसके साथ मैं अपने जो मेरा टीम है पूरी प्रोडक्शन की, उसमें मैंने वीडियोग्राफर रखे हैं मैं, तो उनको अटैच कर लेता हूँ। लेकिन मेरा उनकी तरफ देख के मुझे भी शौक पैदा हो रहा है कि मैं वीडियोग्राफी भी सीखूँ, तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी आएंगे। मतलब कि सर आप ये बोलना चाहते हैं कि आप इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वीडियोग्राफी की तरफ भी आएंगे। सर जैसा कि अभी हमने बात की है, आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर भी हैं, तो बस अब एक ही फील्ड बाकी रहती है पॉलिटिक्स की, तो क्या आप उसमें भी आना चाहेंगे? अल्लाह ना करे मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम सीरियस पॉइंट पे लें तो हमें अभी तक जो है ना ऐसा हुक्मरान नहीं मिला, तो जो क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो मेरा पॉलिटिक्स में आके मैं भी कोई झंडे नहीं गाड़ दूंगा कि मुझे बहुत सी पॉलिटिक्स आती है। मैं पहली बार झूठ बोलना सीख जाऊँगा, अब आपको यही कह दूँगा मैं फलानी चीज़ बना दूँगा, फलाना कर दूँगा, आप मुझे वोट दें, और मैं करूँगा कुछ नहीं। क्यों? मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपका मुल्क का सरमाया, आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होती तो आपका मुल्क नहीं है। हमारी मुल्क का ना सरमाया, ना इकॉनमी है, ना कुछ और, तो पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से मैं बनूँगा और नहीं बनना चाहूँगा कभी भी। तो आपकी हुकूमत से क्या रिक्वायरमेंट है कि मतलब वो शोबिस के लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या उन्हें करना चाहिए? मैं तो गवर्नमेंट को अगर किसी तरीके से मतलब एडवाइस दे या कुछ अपील रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से, तो उन्हें ये है कि हमारे इंडस्ट्री को एक्सपेंड करें। जी सर। इंडस्ट्री यहाँ पे ना होने के बराबर है। और दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे पहले कही थी, नेपोटिज्म गवर्नमेंट तो खैर नहीं ख़त्म कर सकती, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना वो इस चीज़ को समझें। अगर आपकी कोई रिलेटिव्स में कोई ऐसा बंदा है जिसमें वाकई टैलेंट है तो उसको आगे लेके आए। एक ऐसा बंदा नहीं कि जिसको यार बहुत से एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो जिनकी मैं एक्टिंग देखता हूँ मेरी नज़र में मैं उनसे अच्छे एक्टर हूँ, वो जीरो एक्टिंग करते हैं, लेकिन क्या है कि एक बड़े पर्दे पे आ चुके हैं, ठीक है, और उनके पीछे बैकबोन उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग वो ऐसे करते हैं जैसे उर्दू बोल रहे हैं, ना उनके मूड्स होते हैं किसी डायलॉग्स में, ना इमोशंस होते हैं, बस वो जी कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपना जो नेपोटिज्म चीज़ को ख़त्म करें, और गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि वो अपना जो है ना इस इंडस्ट्री को थोड़ा एक्सपेंड करें ताकि न्यू टैलेंट को जो है ना चांस ज़्यादा मिले। अगर कभी फ्यूचर में आपको मौका मिले कि इंडियन एक्टर्स के साथ या पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ किसी एक के साथ काम करने का मौका मिले, तो आप मतलब किसको फोकस करेंगे, किसको चूज करेंगे कि आपको इसके साथ काम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अभी स्ट्रगलर हूँ, ठीक है, तो मेरी नज़र में मुझे जो सा भी किसी के साथ भी काम करने को मिले तो मैं शुक्र करूँगा, भाई काम मिला, चलें अपना ड्रामे में आएंगे या फिल्म में आ रहे हैं, तो अभी तो यही है कि सीन के किसी के साथ भी आ जाए तो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कहें कि यार एक मेंटली गोल होता है कि यार मैं किसके साथ काम करना चाहूँगा, तो पाकिस्तान में जो मुझे 2 एक्टर, एक अपना हमजा अली अब्बासी, दूसरा फवाद खान, इन बंदों का एटीट्यूड बहुत लेवल का है, इनको एक्टिंग भी आती है, ठीक है, आप इनकी मेथड एक्टिंग देख लें आउटस्टैंडिंग, इनकी नेचुरल एक्ट देख लें आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इनमें कोई वो बनावटी नहीं है, ठीक है, ये लोग जैसे अंदर से हैं वैसे एक्ट भी करते हैं, तो ये लोग मुझे पसंद है ज़्यादा। और बॉलीवुड में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ आमिर खान। सर तो इसी के रिलेटेड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी एक्ट्रेस ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उनका नेम बताएंगे आप हमें? अभी उनका मैंने वो तो एक हाइप पे चली गई हुई है, काम कर रही है, हम पे भी कर रही है, वही भी कर रही है वो, लेकिन वो
वो न्यू फेसेस में है, उसका नाम है केज़ा हाशमी। उसका मुझे नेगेटिव जो एक्टर है वो बहुत पसंद है, मतलब वो उसका क्राइम मोमेंट, उसका वो चीखना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये 2 मोमेंट ऐसे होते हैं कि बहुत कम लोग करते हैं। इसको फेक बनाया जाता है कि वो वैसलीन आंखों के नीचे लगा के कुछ विक्स वगैरह लगा के अपने जो है ना वो टीयर्स लाए जाते हैं, लेकिन उस बंदी का जो है ना वो बहुत अच्छा एक्टर, क्राइम मोमेंट उसका अच्छा, और उसका मतलब कह सकते हैं कि उसका एक्टिंग अच्छी है, तो ये उसकी थैंक यू सो मच सर कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपने घर आने का मौका दिया। शुक्रिया। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ साथ अब आप हमारी ऑडियंस को, हमारी टीम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपकी जो 67 HD न्यूज़ वाली पूरी टीम है, उनको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए यूज़ किया है, कि अभी स्टार्टअप है उनका स्टडी में, स्टूडेंट में, तो अभी से वो अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बल्कि इनसे यही चीज़ें जो है ना अपने बाकी स्टूडेंट्स में भी आनी चाहिए कि यार हम लोग 4 कहते हैं डिग्री के बाद सोचेंगे। यार आजकल जो कंपटीशन चल रहा है ना मार्केट में, इतना टफ है कि आप एक इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोग 4 साल के बाद मार्केट में जाते हैं, मार्केट वाले आपको पता क्या कहते हैं, हमें आप क्या दोगे देन हम आपको पे करें। एक आपको इंडस्ट्री वाला आपको 30,000 किस चीज़ का पे करे, आपको सिखाने का, वो कभी भी नहीं करता। वो कहता है कि हम आपको 30,000 दें, 30,000 के बदले अब आप हमें क्या देंगे। तो आप में ऑब्वियस कोई ना कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कॉलेज 4 साल तो कर सकें। तो ये बहुत अच्छा इनका एक स्टेप है कि इन्होंने अभी से स्टार्ट कर लिया, और इंशाल्लाह ये 4 साल में बहुत हाई तक चले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मेरी कहीं भी आप लोगों को, आपकी किसी भी टीम को हेल्प चाहिए हो तो एनी टाइम मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों की टीम के लिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आप अच्छा काम करें, और बाकी इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। हमें और हमारे गेस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।